नासा के अंतरिक्ष कैप्सूल ओसिरिस रेक्स ने रचा इतिहास। 7 साल बाद एस्टेरॉइड बेनून के नमूने लेकर धरती पर उतरा। 4.5 अरब साल पुराने नमूने का नासा करेगा अध्ययन। और 19वें एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत ने 1 स्वर्ण समेत जीते 5 पदक। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण। निशानेबाजी और रोइंग में 2-2 कांस्य पदक किए अपने नाम। नमस्कार, 11 बजे के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के मध्य प्रदेश दौरे से। मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। पीएम के दौरे को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत खास होगी। इसमें पार्टी के प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस महाकुंभ के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के पहले हफ्ते से निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश में मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। करीब 10,880 किलोमीटर की इस यात्रा में 223 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। का सौभाग्य के श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और उस महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 4000 से ज्यादा जवानों को शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता एक साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकेंगे। बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम में पहुंचे लाखों कार्यकर्ताओं में एक जोश जागृत हो। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से आह्वान कर रहा हूं, चलो भोपाल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर महाकुंभ होने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव का संकनाद होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम सबको संकल्प दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दीपक जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और भोपाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। पहली यात्रा को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 सितंबर को रणथंभौर सवाई माधोपुर से और दूसरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से हरी झंडी दिखाई थी। तीसरी यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से शुरू की थी और चौथी यात्रा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से शुरू की थी। भाजपा की 4 परिवर्तन यात्राओं ने राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। यह सभा जयपुर के भांकरोटा से शिवदासपुरा की ओर जाने वाले रिंग रोड पर स्थित टोल के पास दादिया गांव में होगी। पीएम मोदी दोपहर बाद जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री जयपुर के पास धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी देंगे। धानक्या में बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने।
इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रीय स्मारक जयपुर में है और आपको हम बता दें कि आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये रेलवे स्टेशन के डिब्बे बनाए गए हैं यहाँ स्मारक में, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म है वो रेलवे स्टेशन के पास हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो रेलवे के डिब्बे में हुई थी। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्मारक में उनसे जुड़ी तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई गई हैं। और यहाँ पर सबसे खास अगर इस जगह की हम बात करें तो क्या है, तो अगर यहाँ देखें तो ये सेल्फी पॉइंट दिया गया है। अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ जो राष्ट्रीय स्मारक है वहाँ आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो सेल्फी का कैमरा है ये मेरा जो फोटो है वो आपको दिखाई दे रहा है और 3 से 4 सेकंड लगते हैं और उसके बाद ये जो सेल्फी है वो यहाँ पर क्लिक हो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखें प्रोसेसिंग योर फोटोज, तो ये जो आपका फोटो है वो प्रोसेस हो रहा है। ईमेल है, SMS है, इसके अलावा ट्विटर है और फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो प्रिंट है। यहाँ पर आप प्रिंट पे अगर दबाएंगे जो प्रिंटिंग है उसके जो प्रोसेस में है वो शुरू हो गया है। उसके बाद आप अपनी जो यादें हैं उनको सहेज सकते हैं। आप ये देखें तो यहाँ पर जो मेरा फोटो है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या जयपुर। तो इस तरह की जो सुविधा यहाँ पर मौजूद है ताकि जो स्मारक को देखना चाहे तो वो अपनी यादों को भी सहेज कर अपने साथ ले जा सकता है। नीरज सिंह, DD न्यूज, धानक्या जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि मां भारती की सेवा में जीवन पर्यंत समर्पित कर रहे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनकी जन्म जयंती पर उन्हें मेरा सादर नमन। अपने संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है, आइए आपको दिखाते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय देश पर खड़ा किया। पंडित जी ने जिस विचार बीज से फाउंडेशन तैयार किया था उसी का परिपाक है कि आज विपक्ष से यात्रा विकल्प तक हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाए। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का विराट प्रतीक है। जब भी मानवता के कल्याण की बात होगी, पंडित जी के एकात्म मानववाद दर्शन का सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति को सदैव ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति की कल्पना, ये दीनदयाल जी की भारतीय राजनीति को भेंट है। पहली बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का काम दीनदयाल जी ने किया है। सरलता इतनी थी कि हर क्षेत्र के अंदर, समाज के हर हिस्से के अंदर इनकी स्वीकृति आई। विद्वता इतनी थी कि पांडित्य के बोझ से कोई भी अहंकारी हो जाए
मगर दीनदयाल जी की विद्वता ने उनको फलदार पेड़ की तरह विनम्र बनाकर झुककर काम करने के साथ आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने भारतीय जनसंघ की विचारधारा को विपरीत स्थिति में भी समाज के सामने रखने का साहस किया और विचारधारा के आधार पर जीने वाले कार्यकर्ता लड़ने का धैर्य भी उनमें था और एक कार्यकर्ताओं की परंपरा खड़ी कर दी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी पर चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि हमारे प्रेरणा स्रोत और प्रख्यात आर्थिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके विचार भारतीय राजनीति में शुचिता, समर्पण एवं प्रामाणिकता की प्रेरणा देते हैं। एकात्म मानववाद की प्रणेता के रूप में उन्होंने एक ऐसा आर्थिक दर्शन विश्व को दिया है जो विकास और उपभोग से जुड़ी अनेक समस्याओं का निवारण देता है। उनकी जयंती पर मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर आज लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित की। और अब खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर आर्मेनिया के अपने समकक्ष अरारात मिर्जोयान से मुलाकात की है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि काकेश में ताजा स्थिति के बारे में उनके साझा मूल्यांकन की सराहना की है। इसके साथ ही भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनजीए से इतर बोस्निया और हर्जेगोविना के विदेश मंत्री एल्मेडिन कानाकोविक से भी मुलाकात की। जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा में व्यापार और अर्थव्यवस्था पर फोकस रहा। साथ ही विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में मेक्सिको की अपनी समकक्ष एलिसिया बार्सेना से भी भेंट की है। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और पारंपरिक चिकित्सा पर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने बताया कि बहुपक्षवाद में सुधार और G20 में हमारे साथ मिलकर काम करने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना आज से 27 सितंबर तक 35 देशों की सेनाओं के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के 3 दिवसीय सम्मेलन 13वें IPACC, 47वें IPAMS और 9वें SELF की सह मेजबानी करेंगे, जिसका मुख्य विषय शांति के लिए एक साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। ये कार्यक्रम मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट में आयोजित किया जाएगा और इसमें 150 से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न पूर्ण और गोलमेज सत्रों में शामिल होंगे। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। 56 C295 विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के वार्षिक युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण आज से 8 अक्टूबर 2023 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में भारत के उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया था। अभ्यास के संस्करण में भारतीय सेना के 350 कर्मियों की एक टुकड़ी भाग लेगी। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़ी एक बटालियन इस अभ्यास में भारतीय सेना का नेतृत्व करेगी। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 23 से दोनों सेनाओं को एक दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी और दोनों सेनाओं के बीच संबंध और मजबूत होंगे। और भारतीय सेना से जुड़ी एक और खबर, भारतीय सेना के सैन्य दल राजपूताना राइफल्स के साथ सबद एक बटालियन के 32 कर्मियों की एक टुकड़ी आज से 30 सितंबर तक रूस में आतंकवाद रोधी जमीनी प्रशिक्षण अभ्यास करेगी। इस बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी EWG के सह अध्यक्ष के रूप में रूस म्यांमार के साथ मिलकर कर रहा है। अभ्यास के दौरान आतंकवादी रोधी अनेक अभ्यासों का आयोजन किया जाएगा। इसमें दृढ़ीकृत क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को नष्ट करना भी शामिल है। इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य आतंकवादी रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और इसे प्रोत्साहन देना है। आतंकवादी रोधी पर ADMM प्लस EWG भारतीय सेना को आतंकवादी विरोधी कानून अभियान में अपनी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का एक मंच प्रदान करने के साथ साथ 12 अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली साइक्लोथॉन को आज यमुनानगर में हरी झंडी दिखाई है। 25 दिन पूरे हरियाणा का चक्कर लगाने के बाद आज करनाल में इस यात्रा का समापन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिन तक करीब 1,15,000 युवाओं ने भागीदारी सुनिश्चित की है। आज देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का पहला झटका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुबह 8:35 पर महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 3.0 और गहराई 5 किलोमीटर मापी गई है। वहीं दूसरा झटका बंगाल की खाड़ी में 9:38 पर महसूस किया गया है, जिसकी तीव्रता 4.3 और गहराई 37 किलोमीटर मापी गई है। बात अब केरल की। केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ईडी की छापामारी चल रही है। पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ दिल्ली में दर्ज मामलों में ईडी केरल में 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह को लेकर चल रही है। जानकारी के मुताबिक PFI नेताओं ने विदेशी लेन देन के जरिए बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी प्राप्त की और उसे व्हाइट में बदल दिया। ये छापेमारी एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और वायनाड में PFI नेताओं के घरों पर हो रही है। देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन की शीर्ष संस्था भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी कि NCCF की नई दिल्ली में 53वीं आम सभा की बैठक हुई। इस दौरान NCCF के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में NCCF ने 29.25 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है, जो एक रिकॉर्ड है। देखते हैं OP यादव की रिपोर्ट। देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण संगठन के रूप में विख्यात भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF की राजधानी नई दिल्ली में 53वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए NCCF के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि आप सभी की मेहनत की बदौलत मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में NCCF ने 29.25 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है, जो एक रिकॉर्ड है। 2017-18 में हमारा जो व्यापार था वो कुल 874 करोड़ के लगभग का था और हमारा प्रॉफिट 4.53 करोड़ था। 2022-23 के अंदर जो हम लोगों ने 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज किया है, हमारा टर्नओवर 2,811 करोड़ और हमारा प्रॉफिट 29.25 करोड़, जो आज तक के NCCF के इतिहास में सबसे अधिक रहा। इस अवसर पर NCCF की प्रबंध निदेशक एनिस जोसेफ चंद्रा ने कहा कि संस्था ने बीते 6 साल से अनवरत लाभ कमाने का सिलसिला जारी रखा है। इसी के चलते हमने 29 करोड़ का लाभ अर्जित कर
10% डिविडेंड देने का काम किया है। डिविडेंड 10% हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सजेस्ट किया था, जो एजीएम में अप्रूव भी हुआ है। हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरीथिंग करीब 29 करोड़ हुआ है। हमारा टर्नओवर करीब 3000 करोड़ के आसपास आया है और अगला साल इसका अच्छा बढ़ाव हो सकता है। गौरतलब है कि एनसीसीएफ की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। यह देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने वाला एक अग्रणी संगठन है, जो समग्र आर्थिक बेहतरी और वित्तीय स्वायत्तता के लिए आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहायता के आधार पर सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कामकाज को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम करते हुए भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का काम कर रहा है। राजधानी नई दिल्ली में एनसीसीएफ की 53वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित द्वारा आयोजित इस बैठक में एक ओर जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का काम हुआ, वहीं दूसरी ओर एनसीसीएफ द्वारा 29 करोड़ का लाभांश अर्जित करने के बाद डिविडेंड फंड के रूप में 10% डिविडेंड देने का निर्णय भी लिया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात कारोबार की। सप्ताह के पहले दिन आईटी शेयरों में गिरावट की वजह से भारतीय शेयर बाजार आज कमजोर रुख के साथ खुले। घरेलू शेयर बाजार पर आज लगातार 5वें दिन दबाव बना हुआ है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कारोबार की शुरुआत नुकसान के साथ की है। सुबह 9:15 पर बाजार ने हल्की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। शुरुआती चंद मिनटों के कारोबार में बाजार की गिरावट बढ़ती चली गई। चंद मिनटों के बाद सेंसेक्स करीब 115 अंक गिरकर 65,900 अंक से नीचे कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 32 अंक से ज्यादा गिरकर 19,650 अंक के नीचे आ चुका था। निफ्टी ने एक सप्ताह पहले ही 20,000 अंक के स्तर को पार किया था। और अब खबर नासा से जुड़ी हुई। नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेनू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर उतर चुका है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय समय अनुसार कल रात 8:22 पर अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में हुई है। नासा ने कहा है कि कैप्सूल अच्छी हालात में दिख रहा है। यह अपनी हीट शील्ड पर नुकीले भाग की ओर से धरती पर टिका हुआ है। जब ये कैप्सूल पृथ्वी की वायुमंडल में घुसा तो इसकी स्पीड बंदूक से निचली गोली से 15 गुना तेज थी। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को 7 साल पहले लॉन्च किया था। ओसिरिस रेक्स जो नमूने लेकर उतरा है वे अंतरिक्ष चट्टान से 4.6 यानी कि 4.5 अरब वर्ष पुराने टुकड़े हैं, जो न केवल इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि ग्रह कैसे बने, बल्कि जीवन कैसे शुरू हुआ। नासा के वैज्ञानिक जिस धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को देखने के लिए उत्सुक है, उन्हें बांटकर दुनिया भर के शोधकर्ताओं को भेजा जाएगा। ओसिरिस रेक्स मिशन 3 के पास सबसे बड़ा हिस्सा पहुंचेगा। हायाबुसा 2 मिशन से नासा को भेजे गए शुद्ध ग्रह नमूने के बदले में लगभग 4% नमूना कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी को और 0.5% जापानी अंतरिक्ष एजेंसी को जाएगा। कुछ सामग्री न्यू मैक्सिको में एक सुरक्षित फैसिलिटी में भी संग्रहित की जाएगी। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कोसोवो में करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों ने सर्बिया की सीमा के पास स्थित एक गांव में हमला कर दिया है। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी और 3 बंदूकधारी मारे गए हैं। कोसोवो पुलिस ने मोनेस्ट्री में इन हमलावरों को घेर लिया है। प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती ने बंदूकधारियों से समर्पण करने की अपील की है। उन्होंने इस हमले के लिए सर्बिया के समर्थन प्राप्त अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया है। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरोल ने कोसोवो की पुलिस पर करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों के हमले को घृणित बताते हुए निंदा की है। इन आरोपों पर सर्बिया की ओर से कोई बयान नहीं आया है। फ्रांस ने कहा है कि वह पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में जुलाई में हुए तख्ता पलट के बाद अपने सैनिकों को वहां से हटा लेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि साल के अंत तक 1500 सैनिक पीछे हटा दिए जाएंगे। कई हफ्तों तक जुंटा के दबाव और प्रदर्शनों के बाद फ्रांस की विदाई हुई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जुंटा को नाइजर के वैध अधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि पेरिस तख्ता पलट करने वाले नेताओं के साथ सेना की वापसी का समन्वय करेगा। मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस के राजदूत को भी बाहर निकाला जा रहा है और वह अगले कुछ घंटों में देश लौट आएंगे।
और अब बात यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ संयुक्त रूप से हथियार बनाने पर सहमत हो गया है। अमेरिका और कनाडा की यात्रा से हाल ही में लौटे ज़ेलेंस्की ने कहा कि समझौते में वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं जो यूक्रेन के लिए रूस के हवाई हमलों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। ज़ेलेंस्की ने हाल में यूक्रेन की सेना की सफलता की सराहना की है। ज़ेलेंस्की का बयान ऐसे समय में आया है जब रूस की सेना ने यूक्रेन के खैरसॉ में गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 8 लोग घायल हो गए हैं। नाइजीरिया में गोलीबारी और अपहरण का मामला सामने आया है। बंदूकधारियों ने रविवार को गोली मारकर 14 लोगों की हत्या कर दी है। इस दौरान उत्तर पश्चिम जमफारा राज्य में कम से कम 60 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक जिन लोगों का अपहरण किया गया है उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं रविवार तड़के बंदूकधारियों ने जमफारा के ग्रामीण मगामी समुदाय में एक अग्रिम सैन्य अड्डे पर भी हमला करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें खदेड़ दिया गया। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सैन्य इकाई के लिए लड़ने वाले एक व्यक्ति का अभिनंदन के लिए माफी मांगी है। एंथनी रोटा ने कहा है कि वे विशेष रूप से कनाडा और दुनिया भर में यहूदी समुदायों से अपनी गहरी माफी मांगना चाहते हैं। यह घटना तब सामने आई है जब कनाडाई संसद में विश्व युद्ध में लड़ने वाले नाजी को दिया सम्मान दिया गया था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने ट्रूडो पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। ब्राजील में जाड़े के अंतिम सप्ताह में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। राजधानी रियो दी जेनेरियो की गंदी बस्तियों में लोग गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल में नजर आए। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान ने इस सप्ताह रियो दी जेनेरियो में स्थित ब्राजील के विभिन्न क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया ताकि सर्दियों के आखिरी सप्ताह में तापमान औसत से 5 डिग्री सेल्सियस के अधिक ऊपर चढ़ने के खतरों की चेतावनी दी जा सके। लू के 26 सितंबर तक जारी रहने का अनुमान है। और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। भारत ने एशियाई खेलों के दूसरे दिन एक स्वर्ण समेत 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारत ने निशानेबाजी में 2 कांस्य और रोइंग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही भारत ने अब तक कुल 10 पदक अपने नाम कर लिए हैं। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों ने भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों के दूसरे दिन शूटिंग में भारत ने गोल्ड जीतने में सफलता पाई है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स टीम स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार की तीकड़ी ने 10 मीटर पुरुष राइफल टीम में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। टीम इंडिया ने चीन के 1893.3 अंकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए कुल 1893.7 अंक हासिल कर यह पदक जीतने में सफलता पाई है। 19वें एशियाई खेलों में रोइंग पुरुष 4 स्पर्धा में भारतीय टीम ने फाइनल में 6, 10, 81 के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत की ओर से जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। रोइंग में भारत को एक और कामयाबी हासिल हुई है। मेंस क्वाड्रुपल स्कल्स फाइनल में परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, जकार खान और सुखमीत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। चीन ने इस इवेंट का गोल्ड और उज्बेकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। 19वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी में भारत को गोल्ड के बाद ब्रॉन्ज हासिल किया है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस इवेंट में रुद्रांश पाटिल 4थे नंबर पर रहे। चीनी निशानेबाज ने इस इवेंट में गोल्ड और साउथ कोरियाई शूटर ने सिल्वर जीता। भारत ने एशियाई खेलों में शूटिंग में एक और कामयाबी हासिल की है। भारत ने 25 मीटर पुरुष रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया है। विजयवीर सिद्धू, अनीश और आदर्श सिंह की तीकड़ी ने 1718 अंक अर्जित कर यह पदक अपने नाम किया है। मन की बात में मेघालय के ब्रायन डी खारप्रान का जिक्र किया, जो स्पेलियोलॉजी यानी कि गुफा विज्ञान में काफी रुचि रखते हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अब तक 1700 से अधिक गुफाओं की खोज की है और राज्य की गुफाओं के मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। लेकिन गुफाओं को खोजने का उनका ये सफर भी बड़ा रोचक रहा है। कैसे हुई ये शुरुआत और क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जाने जाते हैं और उनका ये शौक है स्पेलियोलॉजी।
स्पीलियोलॉजी यानी प्राचीन गुफाओं का अध्ययन करना और उनके बारे में जानकारी जुटाना। 76 साल के खारप्रान को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब इन कहानियों की दुनिया उन्हें गुफाओं के रहस्यों की ओर ले गई और धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न गुफाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 1964 की बात है कि पहली बार मैंने एक्सप्लोरेशन ट्रिप की। मुझे पता चला कि मेघालय में भारत की कुछ सबसे लंबी और गहरी गुफाएं मौजूद हैं। मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ती गई। सन 1964 में पहली बार ब्रायन ने अपनी एक्सप्लोरेशन ट्रिप की और उस समय वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। ब्रायन को इन्हीं एक्सप्लोरेशन ट्रिप के दौरान ही पता चला कि मेघालय में भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाएं अनेक रहस्यों के साथ मौजूद हैं, तो उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता इनको लेकर और प्रबल होती गई। सन 1990 में ब्रायन और उनके दोस्तों ने मिलकर मेघालय में स्थित गुफाओं की खोज और अध्ययन के लिए मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन यानी MMA की स्थापना की। MAA की टीम ने पिछले कुछ वर्षों में 1700 से अधिक गुफाएं ढूंढी हैं और आज ये गुफाएं वर्ल्ड केव मैप पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रायन के इन प्रयासों की सराहना अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में की है। ब्रायन और उनकी टीम इन गुफाओं के इकोसिस्टम और इनमें रहने वाले जीवों के बारे में अनेक दुर्लभ जानकारियां अध्ययन के लिए एकत्र कर चुके हैं। मेघालय की इन छुपी हुई गुफाओं के बारे में आज विश्व बहुत कुछ जानता है, तो उसका श्रेय ब्रायन और उनकी टीम के अनवरत किए जा रहे प्रयासों को जाता है। 1990 में मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर मेघालय में छिपी गुफाओं की खोज के लिए मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन की स्थापना की। पिछले कुछ वर्षों में मैंने और मेरी टीम ने पूर्वोत्तर राज्य में करीब 1700 से अधिक गुफाएं ढूंढी हैं और इसे वर्ल्ड केव मैप पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरे इस प्रयास की सराहना की, जिससे मेरा हौसला और बढ़ गया है। आज मेघालय के लोग ब्रायन की इस उपलब्धि से खासे खुश हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में ब्रायन का जिक्र करने पर बहुत ही उत्साहित भी। गुड न्यूज इंडिया के लिए मेघालय से ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। हड्डियों को मजबूत रखना और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हड्डियों को सही पोषण ना मिले तो समय के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में कौन से खाद्य पदार्थ होने चाहिए, आइए जानते हैं और समझते हैं। हड्डियों का मजबूत होना हर आयु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हड्डियां हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती हैं। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है सही पोषण मिलना। हम बोन हेल्थ और पोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कैल्शियम का ख्याल आता है, पर सच्चाई तो ये है कि कैल्शियम के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनका रोल है हमारे बोन हेल्थ को ठीक रखने में। तो इन तत्वों की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन की बात करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, दोनों ही पे हमें ध्यान देना है, इसकी पूर्ति करनी ज़रूरी है जिसमें कि बोन हेल्थ बनी रहे। प्रोटीन के अलावा विटामिन डी है। वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें दूध जो फोर्टिफाइड है उससे विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा मशरूम हैं, कुछ फिश के सोर्सेज हैं और हम ये भी अंडे भी खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। और अगर हम अपने शरीर को एक्सपोज करके सनलाइट 10 से 15 मिनट दें तो बॉडी में विटामिन डी प्रोडक्शन हो सकता है। कैल्शियम जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लो फैट दूध, दही, पनीर है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो इससे हमको तिल है, इन सब से हमें कैल्शियम मिल सकता है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी और कई अन्य आवश्यक खनिज पदार्थों से मिलकर बनती हैं जो इन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। बचपन से
हड्डियों के मजबूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। 30 वर्ष की आयु तक बोन मास उच्चतम पहुंच जाता है और उसके बाद इसकी दर धीमी पड़ने लगती है। हड्डियों की मजबूत और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल के जम्बूरी स्टेडियम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ के यहां पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर बाद इसको संबोधित करेंगे। संख्या में बहनें वहां पर थी, वो बहनें कहने लगी